बात लगभग 30 साल पहले की थी, जब मैं लुधियाना में रहता था। वहाँ मेरे घर के सामने एक नए दंपति रहने आए थे। उनकी उम्र में बहुत अंतर था। वह आदमी लगभग 50 साल का था और वह औरत 25 साल की। मैंने उन्हें जब पहली बार देखा तो मुझे हैरानी हुई कि कोई कैसे उम्र का इतना अंतर होते हुए शादी कर सकता है। वह दोनों ही थे, उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वह दूसरों के बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरा बड़ा बेटा मेरी पहली पत्नी का बेटा था और 2 बच्चे दूसरी पत्नी का। मेरी दूसरी पत्नी मेरी पत्नी तो बन गई, पर मेरे बेटे की माँ नहीं बन पाई। वह अपने बच्चों के आगे मेरे बड़े बेटे का ध्यान नहीं रखती थी। मेरा बड़ा बेटा उस औरत से हिल मिल गया। वह आदमी मेरे उम्र से ज़्यादा थे, इसलिए मैं उन्हें अपना बड़ा भाई और उनकी बीबी को भाभी मानता था। मैं उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था। भाभी मेरे बेटे आशीष को बहुत प्यार करती थी। वह उसे खिलाया पिलाया करती थी और उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करती थी, और यह सब मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके यह सब करने से उसकी बेइज्जती होती है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को खाने के लिए कुछ नहीं देती है, ना ही उसका ख्याल रखती है। इस बात के लिए दोनों मियाँ बीवी में अक्सर चिकचिक हुआ करती थी। कुछ महीनों बाद मेरा ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो गया था। हम लोग आकर यहीं शिफ्ट हो गए। वक्त बीतता गया। अब बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपनी जॉब पर लग चुके थे और बेटी की अभी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। बड़ा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई करके एक अस्पताल में जॉब करने लगा और छोटा बेटा एक सरकारी टीचर था। बड़े बेटे ने अपने साथ काम कर रही एक लड़की से शादी कर ली। अब उसके एक बेटा भी है। मुझे अचानक से लुधियाना जाना था, क्योंकि मेरी दूर की बुआ की बेटी की शादी थी। इस बार मैंने भी सोचा चलो शादी में जाते हैं और पुराने दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलना मिलाना हो जाएगा, जिन्हें मैं जीवन की भागदौड़ में भूल ही गया था। यही सोचकर मैं ट्रेन से रात को बैठा लुधियाना के लिए रवाना हो गया। ट्रेन सुबह लुधियाना के स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। मैं ट्रेन से उतरकर रेलवे फाटक की ओर जाने लगा। आगे चलकर बस स्टॉप था, क्योंकि मुझे लुधियाना स्टेशन से उतरकर कुछ दूर बस से जाना होता था। मैं बस पर चढ़कर जाने लगा, तभी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह बस के बाहर ढोलक बजाकर गाना गाकर लोगों से पैसे मांग रही थी। मैंने उस औरत को देखा तो उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगा। तब फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ से चला गया, लेकिन उस औरत का चेहरा मेरे दिल और दिमाग से हट नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह महिला को मैं बरसों से जानता हूँ। उस औरत ने जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपना सिर ढक रखा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। वह बेचारी हाथ फैलाकर लोगों से कह रही थी, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। लोग उन्हें 1 रुपया 2 रुपया या फिर उन्हें खाने की चीज़ें दे रहे थे और वह अपने कंधे पर टंगे हुए कपड़े के थैले में सामान रख रही थी। बस वहाँ से चली गई। मैं अपने कस्बे में पहुँच चुका था, मेरी बुआ का घर। मैं अपने उस पुराने मोहल्ले में पहुँचा तो अपनी पुरानी दोस्तों और यारों से मिला। तभी मुझे याद आया कि मेरे घर के सामने एक भैया और भाभी रहते थे। मैंने अपने दोस्त से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि सुखविंदर सिंह की मृत्यु बीमारी की वजह से हो गई थी, इसलिए उनकी पत्नी सिम्मी को यह घर बेचकर किराए के घर में रहने लगी, क्योंकि
इन पैसों से उन्होंने अपने पति का इलाज कराया। कुछ समय बाद जब उनके पति नहीं रहे और पैसे भी खत्म हो गए, तब उन्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। इसलिए अब वह किसी बस अड्डे पर, किसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करती हैं। यह सुनते ही मुझे धक्का लगा। मुझे याद आया कि मैं उस महिला को देखकर सोचा था कि यह चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। यह तो मेरी सिम्मी भाभी थी। मैं अपनी भाभी को कैसे नहीं पहचान पाया। जब वह रात में सोया तब वह सोच रहा था, भगवान कैसे कैसे दिन दिखाता है इंसान को। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, वह करवटें बदल रहा था। तब उसके दोस्त ने कहा, यार क्या हुआ, तुमको नींद नहीं आ रही? तब उसने उस महिला के बारे में उसे बताया कि वह महिला जरूर सिम्मी भाभी ही हैं, जिसे आज बस अड्डे पर देखा था भीख मांगते हुए। वह मेरा ध्यान हटाते हुए उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि आशीष तो डॉक्टर बन गया है, वह अब दिल्ली में रहता है। उसने अपनी शादी अपनी मनपसंद लड़की के साथ की है और उसका 3 साल का एक बेटा भी है। अब तो यह सुनते ही मेरा दोस्त थोड़ा और नाराज़ हुआ कि बेटे की शादी भी कर दी और किसी दोस्त व रिश्तेदार को बुलाया भी नहीं। तभी बात संभालते हुए मैंने कहा कि बस क्या करूं यार, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ा, किसी को बुलाने का मौका नहीं मिल पाया। तब आकाश ने प्रिया और प्रेम के बारे में पूछा और हंसते हुए पूछा कि क्या उनकी भी शादी कर दी? वो भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। अरे नहीं, प्रेम की अभी नौकरी लगी है, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, और प्रिया तो अभी छोटी है, वह अभी पढ़ रही है। मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। यह कहकर आकाश ने बात खत्म करी। अब मुझे भी नींद आने लगी थी। बात करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। उसे रात में केवल बस एक बार ही झपकी ली। सुबह होते ही मैं नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक भाभी जी ने नाश्ता लगा दिया। हम सबने नाश्ता किया और अपनी बुआ के घर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त का घर मेरी बुआ के घर से दूसरे मोहल्ले में था। मैं अपने मोहल्ले में आ चुका था। मेरी बुआ के घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। मैं भी उनके कामों में हाथ बटाने लगा। शादी संपन्न हुई और उनकी बेटी की विदाई हो गई। फिर मैं भी वहाँ से अपनी विदाई ली और बस अड्डे पर आ गया और उस बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगा। तभी मुझे वह भीख मांगती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर वह भावुक हो गया। वह भीख मांगने में इतना व्यस्त थी कि उन्हें कोई देख रहा है। मैंने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और ना ही उन्होंने मुझे देखा। अब की बार मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गया। अरे यही तो मेरी सिम्मी भाभी थी, सुखविंदर भाई साहब की पत्नी। इनका चेहरा इतना बदल जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सिम्मी भाभी कहकर मैंने पुकारा तो उन्होंने सिर उठाकर मुझे पहचानने का प्रयास किया, पर शायद मेरे अधपके बाल की वजह से पहचान नहीं पाई। कौन? उनके मुंह से निकला, मैं बलवीर सिंह, आपका नंदोई, आपका पुराना पड़ोसी। कुछ याद आया? ओह बलवीर, नाम सुनते ही वह झट से पहचान गई। अरे कितने सालों बाद मिले हो, बाल भी पक गए हैं, वह चेहरा बदल गया है इसलिए पहचान नहीं पाई। आप यहाँ कैसे? और मैं यहाँ हूँ, आपको कैसे पता चला? कुछ सकुचाते हुए
उन्होंने मुझसे पूछा। शायद अब तक अपनी गरीबी की हालत का उन्हें ध्यान आ गया था। वह अपने हाथ से कुछ रुपए लेकर अपनी फटी साड़ी के पल्लू में बांधती हुई उठ खड़ी हुई और मेरे लिए बैठने का इंतजाम करने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। पास ही एक बेंच बनी थी, उस पर बैठने के लिए कहा। बलवीर भैया, इस पर बैठ जाइए। मैं उस पर बैठ गया और वह पास ही बेंच पर बैठ गई। आप यहाँ कब आए? आपको तो गए हुए सालों बीत गया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आपके सुखविंदर भैया भी मुझे छोड़कर चले गए। आंखों में आंसू भर कर सिम्मी भाभी बोली। कहते कहते उनका गला भी रूंध गया। हाँ, पता चला आज बुआ की बेटी की शादी में आया था, तभी सुखविंदर भैया के बारे में भी पता हुआ। आप तो जब से यहाँ से गए हम सबसे नाता ही तोड़ दिया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आज इतने साल बाद कैसे इस शहर की याद आई? बस भाभी, माफ़ी मांगता हूँ, काम में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं निकाल पाया। रहने दो, घर आने का तो मन होता तो ऐसा ना कहते। जिसका मन होता है वह देर सबेर समय निकाल ही लेता है। तुम घर बार छोड़कर ऐसे गए कि किसी की सुध ही नहीं ली, और तो और अपना जो पता देकर गए उस पर चिट्ठी डाली तो वह भी वापस लौटकर आ गई। ओह, मुझे नहीं पता, जिस किराए के घर में मैं यहाँ से गया था वह घर तो मुझे 1 साल में ही छोड़ना पड़ा। नया पता आपको मैं दे नहीं पाया। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, अब रहने भी दो और यह बताओ कि मेरा बेटा आशीष कैसा है? अब तो वह बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे अब भी याद करता है? हे राम, मैं भी कैसी बुद्धू हूँ, इतने बरस हो गए उससे मिले। वह मुझ बुढ़िया को तो भूल ही गया होगा, उसको तो मैं याद भी नहीं होंगी। नहीं भाभी, उसे आप अच्छे से याद हो, वह आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो थी जिसने आशीष को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। नहीं तो मालती ने तो उसे कभी अपना समझा ही नहीं, हमेशा तिरस्कार ही किया। नहीं बलवीर, ऐसा ना कह, मालती भी उसे बहुत प्यार करती थी। चलो छोड़ो उन बातों को, आप बताइए आपकी यह हालत कैसे हो गई और सुखविंदर भैया की मौत कब हुई? बस पूछो मत बलवीर जी, तुम जब चले गए तो मेरा तो जैसे एक सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, उन्हें शुगर की बीमारी हो गई। मोहल्ले वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया। मैंने कुछ समय तो जैसे तैसे गहने बेचकर उनका इलाज कराया। जब उन्हें और कोई बीमारियों ने घेर लिया तो मैंने यह मकान बेचकर किराए का घर ले लिया और काफ़ी सारा पैसा उनकी बीमारी में लगा दिया। बीमारी बढ़ती गई और पैसा ख़त्म हो गया। एक दिन अचानक तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। बहुत से लोगों ने मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहा। मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैं अचार बनाने का बिजनेस चालू कर दिया। मेरा कारोबार दिन दूना रात चौगुना होने लगा। मेरा धंधा कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी कि इनके अचार में गड़बड़ी है। कुछ फूड डिपार्टमेंट वाले आए और सैंपल लेकर चले गए। भैया, आप तो जानते ही हैं कि छोटा मोटा कारोबार करने वालों पर कई कार्रवाई
होती हैं। उन्होंने मेरे अचार में कमी निकालकर अचार का कारोबार बंद करा दिया। अब मुझे पैसों की कमी फिर से होने लगी। फिर मैं घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गंदी नियत वालों ने मेरा वहाँ पीछा नहीं छोड़ा। सब मेरे जान के दुश्मन बन चुके थे और इसमें कमी मेरी ही बताते थे लोग, इसलिए कोई मुझे काम देने को राज़ी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस बस अड्डे पर भीख मांगना चालू किया और रात को इसी बस अड्डे के बेंच पर सो जाया करती हूँ। अब तो मौत ही जल्दी आ जाए, यही ईश्वर से विनती है। बालवीर ने सिम्मी को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेचारे बालवीर सिंह वहाँ से चले गए, लेकिन उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। घर आकर मन बहुत उदास था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मालती ने जब जानना चाहा तो तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर कमरे में लेटने चला आया। पुरानी यादें एक एक कर आँखों के सामने आने लगी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब सुखविंदर भैया सिम्मी भाभी से शादी करके उन्हें घर लाए थे। बुआ ने उनका भरपूर स्वागत किया। शाम को सुखविंदर भैया ने एक दावत पर हम सब दोस्तों को बुलाया। खाना सिम्मी भाभी ने ही बनाया था और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। जब उन्होंने भाभी को आने के लिए पुकारा तो पंजाबी स्टाइल में तैयार होकर आई। एक चटक रंग का सूट में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से मेकअप इतना अच्छा लग रहा था कि लोग देखते ही रह जाएं। परंतु बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, काले लंबे बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसी नारी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। उम्र भी कोई 25 के आसपास रही होगी। सुखविंदर भैया 50 के आसपास थे। पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, संतान कोई नहीं थी, अधेड़ उम्र के हो चुके थे। फिर भी बुआ ने उनके लिए एक लड़की ढूंढकर शादी कर दी थी। सुखविंदर जी भी सिम्मी भाभी को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। भैया ने हम सभी मित्रों का नाम सहित परिचय कराया। उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज़ में सबका स्वागत किया। रात ज़्यादा हुई तो हम सब भाभी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले आए। घर आकर मालती ने पूछा, देख आए भाभी को? तो मैंने सहमति में सिर हिलाया। कैसी लगी पूछने पर मैंने उनकी सुंदरता की तारीफ कर दिया। यह मालती से बर्दाश्त न कर सकी और चिढ़कर बोली, बुढ़ापे में लंगूर के हाथ हूर लग गई है। चलो अच्छा है। इसके बाद कभी कभी सिम्मी भाभी से मुलाकात होने लगी। उनका घर हमारे घर के सामने ही था। घर से काम को निकलते समय अक्सर उनसे हाय हेलो हो ही जाता और वह मुस्कुराकर उत्तर देती। एक दिन सुखविंदर भैया ने मुझे शाम को हॉकी खेलने के बहाने घर पर बुलाया। मैं भी खाली था, इसलिए चला गया। वहाँ जाकर हॉकी खेला तो 3-4 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इसी बीच सिम्मी भाभी 2-3 बार पानी जूस देकर गई। वह वहीं पर आकर बैठ गई, देखने लगी। खेल खत्म हुआ। मैं और भाई दोनों आराम करने लगे। भाभी ने कहा, घर में और कौन कौन है? पूछे जाने पर मैंने मालती व 3 बच्चों के बारे में बता दिया। बड़े का नाम आशीष जो 7 साल का है, उसके बाद प्रेम 4 साल व प्रिया 6 महीने की है। अरे आपके साथ तो अनमोल धन है, यह कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी बीच में टोकते हुए सुखविंदर भैया ने कहा कि अरे इसकी भी 2 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी का बेटा आशीष, दूसरी से प्रेम और प्रिया।
भैया का मेरे सामने ही इस तरह का बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। खेल भी खत्म हो चुका था। मैं नमस्कार कर अपने घर को चला आया। कुछ दिन बीते कि मालती मेरे पास शिकायत लेकर आई कि देखो जी, आप अपनी सिम्मी भाभी को संभाल लो, यह मेरे आशीष को बिगाड़ रही हैं। जब तक बुलाकर उसे खिलाती पिलाती रहती हैं। क्या मैं उसे खाना नहीं देती जो यह वहाँ जाकर मांग कर खाता है? ऐसे तो पड़ोस में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बात तो उसकी ठीक थी, इसलिए मैंने आशीष को अकेले में बुलाकर पूछा। तब आशीष ने बताया कि पापा जी, माँ तो प्रेम और प्रिया को खिलाने में ही लगी रहती हैं। मैं भी खाना मांगता हूँ तो अभी देती हूँ कहकर काफ़ी समय बाद देती हैं। मैं बहुत देर तक भूखा बैठा रहता हूँ या रात की बची हुई रोटी खाकर काम चला लेता हूँ। इधर कुछ दिनों से मामी मुझे अपने पास बुलाने लगी हैं। मामी कौन? मेरे पूछने पर आशीष ने जवाब दिया, वह सामने वाले घर में जो नई आंटी आई हैं, उन्होंने ही मुझे मामी कहने को कहा तो मैं उन्हें कहने लगा। वह मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके बेटे हो? मैंने आपका नाम बताया तो उन्होंने मुझे घर के अंदर बुला लिया और खाने का सामान दिया और मुझे प्यार से ढेर सारी बातें करी। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता, पढ़ाई में भी मेरी सहायता नहीं करती। पहले मुझे स्कूल में काम पूरा न होने की वजह से बहुत डांट पड़ती थी, पर अब मामी मेरी पढ़ाई में भी सहायता करती हैं, इसलिए मैं उनके घर चला जाता हूँ। वहाँ वह मुझे पढ़ा भी देती हैं और कुछ खिला पिला भी देती हैं। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आया और उसे मैंने खेलने जाने को कह दिया। आशीष वहाँ से चला गया। तब मैंने मालती से बात की और उसे समझाया कि तुम आशीष का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? वह भी आखिर बच्चा है। तुमसे यदि प्यार व खाना नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर ही इसे ढूंढेगा। इस पर मालती पूरी तरह मुझ पर चिल्लाने लगी। हाँ, मैं तो हूँ ही सौतेली माँ, कितना भी कर लो, मेरा किया हुआ किसी को कहाँ दिखेगा। हमेशा सौतेली ही कहलाऊंगी। तुम ही देखो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रिया तो कितनी छोटी है, मेरे ऊपर ही निर्भर है। तुम भी घर के काम में कोई सहायता नहीं करते, सारा दिन काम में निकल जाता है। अब लाड साहब को कहाँ बैठकर पढ़ाऊँ और ध्यान दूँ? इस पर मैंने समझाते हुए कहा कि फिर उसका भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वहाँ वह उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती है और बच्चा समझकर खाने को भी कुछ दे देती हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा करा करो, तुम पहले ही पेट भर उसे खिलाकर भेजा करो ताकि वह वहाँ खाना ना खाए और तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। मेरे सामने तो मालती ने सहमति जता दी, पर मुझे पता था करेगी वह अपने मन की ही, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दिन बीते, साल बीता। आशीष का सिम्मी भाभी के घर जाना बढ़ गया। सिम्मी भाभी का भी स्नेह उस पर बढ़ता ही जा रहा था। मालती के सामने तो वह कुछ भी नहीं बताता, परंतु चुपचाप मुझे अकेले में अपनी मामी की तारीफ करता रहता और बताता कि वह कैसे पढ़ाई में उसका सहयोग करती हैं। उनकी बदौलत ही यह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, जिससे भी मैं सिम्मी भाभी का एहसान था। एक तो छोटी सी आमदनी व ऊपर से 3-3 बच्चों का खर्चा। उस वक्त आशीष को ट्यूशन पढ़ाने की हालत में भी नहीं था। मालती भी अंदर ही अंदर जलती भुनती रहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया तो वह शांत हो गई।
एक समय की बात है, आशीष को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक वह सिम्मी भाभी के घर नहीं जा पाया। तब सिम्मी भाभी ही मेरे घर आईं और पूछा कि आशीष नहीं आया मेरे घर। तब उन्हें पता चला कि आशीष की तबीयत खराब है, तो वह आशीष के लिए ढेर सारे फल लाई ताकि आशीष ठीक हो सके। परंतु बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पास के डॉक्टर से इलाज करवाया पर उसे मर्ज समझ नहीं आ रहा था। तब सिम्मी भाभी एक बड़े डॉक्टर को घर लेकर आई और उसने आशीष की अच्छी तरह से जांच कराई तो उसे पीलिया की वजह से बुखार आ रहा था और उसके खून की कमी हो गई थी। इन सब में सिम्मी भाभी ने ही मेरी सहायता करी। जब मैंने उनका धन्यवाद करना चाहा और कहा कि मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, इस पर लगभग नाराज़ होते हुए वह बोली, आप मुझे क्या पराया समझते हैं? आशीष मेरा भी तो बेटा है, इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। इसके लिए जो कुछ भी करूँ वह मेरे लिए कम ही होगा। और हाथ जोड़कर अपने घर चली गई। दिन बीतता गया, वह ठीक हो गया और मैं भी अपने काम में लग गया। कभी कभार भैया मुझे अपने घर बुला लेते थे बातें करने के लिए। कुछ दिनों से भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सिम्मी भाभी मुझे डॉक्टर को बुलाने को कहती, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला लाता था पर भैया पर दवाइयों का कम असर होता जा रहा था। अब वह अक्सर बीमार रहने लगे थे। मेरा उनके घर आना जाना भी बढ़ गया था, इसलिए सिम्मी भाभी से मेरी बातचीत अब वह खुलकर होने लगी। अपने दुख सुख की बातें करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। जब वह 16-17 साल की थी तब उनको एक लड़के से प्यार हो गया, जिस वजह से वह प्रेग्नेंट हो गईं। लोकलाज के भय से उनके माता पिता ने उनका बच्चा गिरवा दिया। छोटी उम्र होने की वजह से उनके शरीर में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। यह बात सारे गांव और रिश्तेदारों में फैल गई थी, इसलिए उनकी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। उनकी एक दूर के चाचा ने उनका रिश्ता उम्र दराज सुखविंदर सिंह से करवा दिया। इस तरह से वह सुखविंदर सिंह के साथ ब्याह करके घर आ गई और मायके वालों ने मुक्ति पा ली। अब वह दोबारा कभी मायके जा ही नहीं पाई और ना ही कभी मायके वालों ने उसे बुलाया। उन्होंने तो जैसे सिम्मी भाभी से मुक्ति पा ली थी। अब मेरी समझ में आ चुका था कि उम्र दराज भैया का रिश्ता छोटी उम्र की भाभी से कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र में दोगुना अंतर है। उस वक्त तो मैं इस बात को पूछने का साहस नहीं कर सकता था। एक तो भैया मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, वह साथ ही मैं उनका बहुत मान सम्मान करता था। दूसरे ऐसी बातें पूछी नहीं जाती। वो तो आज सिम्मी भाभी ने खुद बताकर मेरे मन को शांत कर दिया था। 2 साल और किस तरह निकल गए पता ही नहीं चला। आशीष भी पढ़ाई में होशियार होता जा रहा था और प्रेम भी अब पढ़ने लगा था। तभी मेरी पदोन्नति के आदेश आ गए और मेरा ट्रांसफ़र कानपुर हो गया। मुझे बीबी बच्चों समेत लुधियाना छोड़कर जाना पड़ा। चलते समय आशीष अपनी मामी से लिपटकर खूब रोया। सिम्मी भाभी भी आंखों में आंसू लिए हमें विदा करने आई। वह बार बार यही कह रही थी कि अब उनकी कौन मदद करेगा, क्योंकि भैया की बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दिन बीत गए, साल बीतते गए।
एक दो बार तो मैं वहाँ गया और सिम्मी भाभी से मिलकर आया। मैंने देखा कि भैया की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। किसी तरह भाभी उनको संभाले हुए थी। कुछ दिनों तक तो फ़ोन हालचाल होता रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता चला गया। अपना पुश्तैनी घर बेचकर मैंने कानपुर में ही अपना घर खरीद लिया। साथ ही मेरी तरक्की भी होती गई, काम भी बढ़ता चला गया। आशीष भी हॉस्टल में डाल दिया। वह पढ़ने में भी होशियार हो चला था। उसकी नींव भाभी ने पहले ही मजबूत कर दी थी। उसका ही शायद ऐसा असर हुआ कि वह खुद पढ़ने का शौकीन हो गया और हर क्लास को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करता हुआ डॉक्टर बन गया। आशीष अपने ही साथ काम कर रही एक लड़की को पसंद करने लगा और उसी से उसने शादी कर ली। अब उनके एक बेटा भी है। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हुए अपने बच्चे के साथ रहते हैं। अब मेरे बालों में भी सफ़ेदी आ गई है। इतने सालों में सब कुछ बदल चुका है और लगभग बदल चुका था। यह सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो अपने काम में लग गया। फिर सिम्मी भाभी की याद सताने लगी। कैसे वह बस अड्डे पर भीख मांगकर गुजर बसर कर रही थी। सब कुछ मेरी आँखों के सामने नाचने लगा। इसका क्या हल हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, यह सोच सोचकर मैं परेशान रहने लगा। मालती से भी मेरी हालत छुपी नहीं थी। वह भी समझ रही थी कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, पर क्या इस बात को मैंने उसे बताया भी नहीं। तभी एक हफ्ते बाद आशीष का फ़ोन आया और उसने बताया कि बेटा की तबीयत कई दिन से ख़राब है, जिसकी वजह से कभी सोनिया को तो कभी उसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। प्ले स्कूल वालों ने भी ढंग से बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बेटा बीमार पड़ गया है। इसलिए वह बहुत परेशान था। घर में पूरे दिन की मेड रख नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को अकेले छोड़कर जाने में खतरा है। ऊपर के कामों की मेड लगा रखी थी, जो आती थी और चली जाती थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी परेशान हो उठा। उसकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैं और तनाव में आ गया। मैं बैठा बैठा सोच ही रहा था कि मुझे एक उपाय सूझा, जिससे आशीष व सिम्मी भाभी दोनों की परेशानी हल हो सकती थी। मैंने आशीष को फ़ोन लगाया। उधर से आशीष की घबराई हुई आवाज़ आई, कैसे हो पापा, ठीक तो हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरा पोता कैसा है? अब तो कुछ उसकी हालत में सुधार है, आशीष ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा, बताइए ना। बेटा, तुम्हें अपनी मामी याद है ना, जो लुधियाना में हमारे घर के सामने रहती थी और तुम्हें बहुत प्यार करती थी। जी पापा, मुझे आज भी मामी याद हैं। उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने जो मुझे प्यार दुलार दिया, वह मुझे अपनी सगी माँ से भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। हाँ बेटा, उन्हीं के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं लुधियाना गया था और सौभाग्यवश मेरा भाभी से सामना हुआ। उनकी हालत जो मैं देख कर आया हूँ, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने जो देखा था, वह सारा ब्यौरा उसे बता दिया। सुनकर आशीष को भी बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, इस बारे में मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ। तब मैंने उसे समझाया कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि तुम अपनी
मामी को अपने साथ रख लो, जिससे उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे बेटे को भी अच्छे से देखभाल करने वाली दादी माँ मिल जाएगी। ख्याल तो अच्छा है पापा, पर इसके लिए मुझे सोनिया से भी सलाह लेने पड़ेगी। आखिर उसकी सहमति भी तो आवश्यक है। मैं अकेले से निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा बेटा, ठीक है, पर इस बारे में ज़रूर सोचना और मुझे जल्दी बता देना ताकि इस परेशानी का हल हो सके। जी पापा, कल इस बारे में आपसे बात करता हूँ। यह कहकर आशीष ने फ़ोन रख दिया। अब मैं इस टेंशन में था कि बहू मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं। यदि करती है तो दो जीवन का सुधार संभव है। पोते को भी दादी के रूप में एक ममतामयी माँ का प्यार मिल जाएगा और सिम्मी भाभी को भी एक अच्छा घर नसीब हो जाएगा। यही सोच कर मैंने सारी रात आँखों में काट दी। रविवार का दिन था, इसलिए ऑफिस की छुट्टी थी। मैं नाश्ता करके आशीष के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, परंतु उसका फ़ोन नहीं आया। दोपहर बाद को जैसे ही फ़ोन बजा, मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। आशीष का ही फ़ोन था। उधर से जो कुछ आशीष ने कहा उससे मेरी आंखों में नमी आ गई। आशीष ने बताया कि शुरू में तो सोनिया ने उसका साथ नहीं दिया और कहा कि इससे उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। वह पता नहीं कैसे स्वभाव की हों, वह उनके साथ सामंजस्य बैठा पाएंगी या नहीं। आशीष ने ही उन्हें आश्वस्त किया। वह बचपन की सारी बातें बताई कि वह कैसे उनका बचपन में ख्याल रखती थी और कैसे बीमार पड़ने पर उसकी सेवा की थी, कैसे पढ़ाई में खुद उसका ध्यान रखा और पढ़ाया। वह कितने सरल स्वभाव की हैं, वह सब जानता है। यह सब सुनकर सोनिया कुछ आश्वस्त हुई और उनको अपने घर रहने की अनुमति दे दी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश था। यह दृश्य मालती ने देखा तो वह बोली कि क्या बात है, आज कैसे चहक रहे हो? कुछ दिन से तो बहुत उदास थे, आज क्या खजाना हाथ लग गया है? तब उसे मैंने विस्तार से अपनी लुधियाना की यात्रा के बारे में व सिम्मी भाभी के बारे में बताया। पहले तो उसका चेहरा यह सब सुनकर उतर गया, परंतु सिम्मी भाभी की बुरी हालत जानकर कुछ पल में ही अपने को सामान्य करते हुए बोली, चलो अच्छा है। आशीष मुझे तो कभी अपनी माँ समझ नहीं पाया। सिम्मी भाभी को ही सही, यह कहकर वह चुप हो गई और हम दोनों आशीष की गाड़ी से लुधियाना के लिए निकल पड़े। हम दोनों वहीं पहुंच गए जहां सिम्मी भाभी भीख मांग रही थी। मैंने उनको नाम से पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा। मुझे देखकर उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। तभी मैंने कहा, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। यह सुनकर वह हैरानी से आशीष की तरफ देखने लगी। पहचानो तो यह कौन है? परंतु उनकी आंखें आशीष को पहचान न सकी, क्योंकि जब उन्होंने उसे अंतिम समय देखा तो वह केवल 9 बरस का बच्चा था और अब बड़ा दाढ़ी मूछों वाला हो गया था। अरे भाभी, आपने अपने आशीष को नहीं पहचाना? आशीष का नाम लेते ही उनके आँखों में एक अजीब सी चमक आ गई और मारे खुशी के आँखों से आंसू बहने लगे। आशीष ने भी बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसका माथा प्यार से चूमा। कितना बड़ा हो गया है, मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाई। हाँ मामी, मैं भी आपको कहाँ पहचान पाया, कितना बुढ़ा गई हो। यह सुनकर हम तीनों ही हंस पड़े। चलो मामी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगी।
तुम्हारी बहू और तुम्हारा पोता घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ आखिरी दिन बचे हैं, वह भी जैसे तैसे निकल जाएंगे। नहीं मामी, अब मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यह कहकर आशीष ने सिम्मी भाभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। संकोचवश वह वहाँ से हिल नहीं पाई। तब मैंने भी समझाया, भाभी यह अकेले अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है, तुम इसके साथ रहोगी तो बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल आया के ऊपर नज़र रखनी होगी। तुम्हारे लिए अलग एक कमरा होगा, क्योंकि मैं और मालती तो वहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा सिम्मी भाभी को मेरी बात समझ में आ गई थी, इसलिए वह चलने के लिए तैयार हो गई। चलो मामी, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर आशीष ने बड़े अधिकारपूर्वक उनका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और सफ़र के लिए रवाना हो गया। रास्ते में मैं अपने घर उतर गया और आशीष सिम्मी भाभी को लेकर दिल्ली चला गया। घर पहुंचते ही सोनिया ने सिम्मी भाभी का एक सास की तरह सम्मान देते हुए स्वागत किया और नहला धुलाकर बढ़िया रेशमी साड़ी पहनने को दी। सिम्मी भाभी भी इस अपनेपन को पाकर खुश हो गईं। कुछ दिनों तो सोनिया ने उन्हें आराम से रखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप ही घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। सोनिया भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जाने लगी। भाभी पोते का खास ख्याल रखने लगी। वह सोनिया को शिकायत का मौका नहीं देती। सोनिया भी माँ के रूप में उन्हें पाकर बहुत खुश थी। सोनिया ने फ़ोन करके मुझे धन्यवाद कहा और बताया कि बेटा भी सिम्मी भाभी की देख रेख में रहकर कैसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। सिम्मी भाभी थी ही ऐसी, जिसके साथ रहती उसको अपना बना लेती। सोनिया की बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि सिम्मी भाभी को भी बुढ़ापे में सिर छुपाने को जगह मिल गई थी और मेरे पोते को भी एक अम्मा रूपी माँ मिल गई थी। मेरे सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। यह रिश्ता जरूर अनोखा था, परंतु था अनमोल। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहें।